नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे पीएमएसएसयू स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट से कुछ क्वेश्चंस जो कि रहेंगे आपके सिविक्स के यानी कि पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, ये पार्ट 1 है, आपका पार्ट 2 आएगा जिसमें भी और सारे क्वेश्चन रहेंगे पॉलिटिकल साइंस के। तो पहले करते हैं इसको। तो ये रहेगा हमारा पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी देख करके बताइए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का। देखिए, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि जो पावर होता है वो शेयर होता है डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स में। ठीक है, ऑर्गन्स जैसे क्या बोल सकते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, ये होते हैं ऑर्गन। तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होता है पावर, कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में। और इसी को हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। ऑप्शन बी है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हो गया आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है। और फोर्थ वाला जो हो गया है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अच्छा, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कौन सा है? ठीक है, तो बताइए अब इनमें से कौन सा है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो इनमें से जो बेल्जियम है वो है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। और यूरोपियन यूनियन में जो है यूरोप कुल 27 कंट्रीज़ हैं। ये उन 27 कंट्रीज़ का एक यूनियन है। ठीक है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड। तो जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोग थे उनको क्या बोलते हैं? तो ये सीधी सी बात है, श्रीलंकन तमिल। ठीक है ना, श्रीलंकन तमिल। श्रीलंका में रहने वाले तमिल को बोलते थे श्रीलंकन तमिल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज रिकोगनाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इन 1956। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा श्रीलंका में क्या हुआ था कि 1956 में एक रूल या फिर अमेंडमेंट किया गया था जिसके बाद से जो सिन्हाला लैंग्वेज था, ये जो सिन्हाला लैंग्वेज था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, जिससे कि किसी एक कम्युनिटी का सपोर्ट हो सके। माफ़ करिएगा थोड़ी सी परेशानी के लिए। चलिए, हाँ, तो हमने बात करा था सिन्हालास का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि रूल लाने के बाद जो सिन्हाला लैंग्वेज था वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया था। ठीक है, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिन्हाला। सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकोगनाइज कर दिया गया था आफ्टर 1956 में रूल ला करके। ठीक, रूल पास करके। चलिए देखिए, श्रीलंका में जो है वो करीबन 74% जो आबादी थी वो थी सिन्हाला स्पीकर। ठीक है, सिन्हाला स्पीकर। और बाकी जो 18% थी आबादी वो थी तमिल। ठीक है, वो थी तमिल। और ये 74% श्रीलंका, और बाकी जो बचा कुछ 1-2% वो अदर कम्युनिटीज़ थी, तो वो उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। ठीक है, मेजरली यही दो कम्युनिटीज़ थी कहाँ पे? श्रीलंका में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इन द सिटी ऑफ ब्रसल्स। अच्छा, इन द सिटी ऑफ ब्रसल्स उसका एक ऑप्शन है 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% इन डच। ऑप्शन बी है 80% पीपल स्पीक डच वाइल 20% स्पीक फ्रेंच। ठीक है, और अच्छा इसका दो ही ऑप्शन है। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो ब्रसल्स में क्या था कि 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। ठीक, और 20% स्पीक डच। तो हाँ बिल्कुल, देखिए आपको थोड़ा सा समझाते हैं कॉम्पोजिशन बेल्जियम का। ठीक है ना, बेल्जियम का, बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम जो था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक पार्ट था आपका फ्लेमिश रीजन और दूसरा पार्ट था आपका वालोनिया रीजन। ठीक है, फ्लेमिश एंड वालोनिया। तो देखिए, जो फ्लेमिश रीजन था वहाँ पे कंट्री के टोटल 59% लोग रहते थे। ठीक है ना, 59%। और जो कि जिनका कि लैंग्वेज क्या था, उनका लैंग्वेज था डच।
ठीक है ना, उनका लैंग्वेज था डच। और जो वालोनिया रीजन था वहाँ पे 40% लोग रहते थे टोटल कंट्री के, जिनका की जो लैंग्वेज था वो था फ्रेंच। ठीक, अब देखिए, अब जैसे कि आपको पता जैसे कि आपको देख रहे हैं यहाँ पे जो फ्लेमिश रीजन है वहाँ पे डच लोग की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है ना। यानी कि पूरे कंट्री में जो फ्लेमिश रीजन थी वहाँ पे टोटल 60% लोग रहते थे जो कि डच बोलते थे, है ना। और अगर इसका उल्टा हम बात करें कैपिटल यानी कि ब्रसल्स में, जो आपका बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स। देखिए वहाँ पे क्या था कि कैपिटल था ब्रसल्स, और वहाँ पे 80% जो पीपल थी, यानी कि जो 80% पॉपुलेशन थी वो क्या बोलती थी सर, वो बोलती थी फ्रेंच, ठीक है ना। 80% पॉपुलेशन स्पीक फ्रेंच, और जबकि सिर्फ 20% जो थे वो डच स्पीकर्स थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक उल्टा था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकर ज़्यादा थे और वेट 80% फ्रेंच और 20% डच, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक उल्टा था। तो आप समझ गए होंगे बेल्जियम का कॉम्पोजिशन, आई होप। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। द सिटी ऑफ ब्रसल, ब्रसल सिटी में क्या था कि 80% पीपल, अच्छा हाँ ब्रसल, तो देखिए ब्रसल क्या है, बेसिकली ये कैपिटल है कहाँ का, बेल्जियम का। तो बेल्जियम कैपिटल में हमने देखा कि 80% पीपल जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। तो ऑप्शन देखते हैं, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% स्पीक डच, तो बिल्कुल सही। और अगला है 80% पीपल स्पीक डच, ना जी बिल्कुल ना, 80% पीपल जो वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रेंच, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉम्पोजिशन बेल्जियम का, ठीक है। चलिए सर, एक मिनट सर, ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो इन द सिटी ऑफ ब्रसल्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है ना। चलिए, सॉरी ए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% स्पीक डच। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ जी चलिए। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द बेल्जियन लीडर्स अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। तो जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड करा था, क्यों, ठीक है ना, वाई। ऑप्शन देखते हैं, टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर, तो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, टू प्रोटेक्ट डच स्पीकिंग पीपल इन ब्रसल्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि किसी एक कम्युनिटी को वो लोग प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे अमेंडमेंट करते हैं, जो कि आपको पता होगा कि उन्होंने लगभग 4 टाइम्स अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, टू प्रोटेक्ट फ्रेंच स्पीकिंग, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि वो एक स्पेशल कम्युनिटी को प्रमोट नहीं करते थे, ठीक है ना। और जर्मन स्पीकिंग तो ये भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जो सारी कम्युनिटीज़ थी वो सारों को मतलब एक साथ मिलजुल कर रखना चाहते थे, ठीक है ना। एक साथ वो सारी कम्युनिटी मिलजुल कर रहे, उसके लिए वो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे थे, कितने बार, 4 बार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स वॉज बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड बिटवीन 1970 टू 1973। तो 1970 से 1993 के बीच हमने देखा जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बार अमेंड होता है, ठीक है ना, 4 टाइम्स, ठीक। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करता था, करता है, ठीक है। तो बेल्जियम में जो है वो आपको पता है कम्युनिटी गवर्नमेंट बनने के बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट का इलेक्शन जो था वो इलेक्ट करता था सारी कम्युनिटीज़, ठीक है ना, सारी कम्युनिटीज़, डच हो, फ्रेंच हो, या फिर इवन जर्मन जो आपका कम्युनिटी था वो भी सारे जना मिल के इलेक्ट करते थे कम्युनिटी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है, क्योंकि सारे लोग मिल करके वोट करते थे किसके लिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए। फिर बाय द लीडर ऑफ बेल्जियम, तो ये भी नहीं था। द सिटीजन ऑफ होल कंट्री, हाँ जी, द सिटीजन जो पूरे देश की जो सिटीजन थी उसके द्वारा जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था उसका सिलेक्शन करा जाता था, ठीक है ना, उसका इलेक्शन करा जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, द कम्युनिटी लीडर ऑफ बेल्जियम, तो नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, सिटीजन्स के द्वारा करा गया था। और सारी कम्युनिटीज़ के द्वारा, जैसे कि फ्रेंच हो, डच हो, जर्मन हो, तो सारों के द्वारा इलेक्ट करा जाता था कम्युनिटी गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना, इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक।
तो जब कहाँ पावर, जहाँ यहाँ पे क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, कि जो पावर है वो कुछ थोड़ा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से और थोड़ा पावर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के एक लोकल गवर्नमेंट को दे देता है, जिसको कि बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 3 टायर गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन, 3 टायर गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है ना, पंचायती राज सिस्टम। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज, तो रूरल लोकल जो गवर्नमेंट है इज़ पॉपुलरली नोन एज, जो हमारी रूरल गवर्नमेंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसको जानते हैं सर हम पंचायती राज, ठीक है ना, पंचायती राज। हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, रूरल लोकल गवर्नमेंट है, उसको हम बोलते हैं पंचायती राज, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज सिस्टम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, इनमें से जो कौन सा यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। ऑप्शन है फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, बैंकिंग, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना। तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो है यूनियन लिस्ट, सॉरी, जो सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर है वो सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट का नहीं, ठीक है ना। इनमें से बाकी अगर देखें तो जो फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, करेंसी है, ये सारे जो हैं ये सब्जेक्ट हैं किसके, यूनियन लिस्ट के। बाकी जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है वो इसका लिस्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, इनमें से फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है। ऑप्शन है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है बिल्कुल। ऑप्शन बी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कोर्ट्स ऑफ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर डी है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, ना जी ऐसा बिल्कुल ना है। देखिए देखिए जो बाकी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बी सी हैं वो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है, हालांकि वो पता लगे कि अगर कहीं पे डिस्प्यूट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा वैल्यू दे जाएगा, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है। इसका इनकरेक्ट मतलब इनमें से जो फेडरलिज्म का नॉट नहीं फीचर नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड हेड ऑफ द स्टेट एट द स्टेट लेवल, तो इनमें से कौन सा जो है हेड है स्टेट का स्टेट लेवल पे, ठीक है। ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ विधानसभा, गवर्नर और मेयर। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, चीफ मिनिस्टर को ऑप्शन को टिक कर देंगे, और वो भी दिया भी हुआ है, पहले ही ऑप्शन दिया हो चीफ मिनिस्टर, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए पूछ रहा है कि हेड ऑफ अ स्टेट एट द स्टेट लेवल, ठीक है। तो आपको लगेगा कि स्टेट लेवल पे तो चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो हम चीफ मिनिस्टर को मारते हैं, ठीक है ना, हेड होंगे स्टेट के। ऐसा बिल्कुल नहीं, जो गवर्नर होते हैं ना स्टेट के वो होते हैं हेड ऑफ अ स्टेट एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे स्टेट का जो हेड होता है वो होता है आपका गवर्नर, ठीक है ना, गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो भारतीय गवर्नमेंट जो है वो उसके लैंग्वेज पॉलिसी के हिसाब से कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है हिंदी लैंग्वेज के रिगार्डिंग। ऑप्शन नंबर ए हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हिंदी इज़ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हिंदी हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द मदर टंग ऑफ ऑल द इंडियंस, ठीक। और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। तो देखिए जो हिंदी है वो हमारा ना ही ऑफिशियल लैंग्वेज है और ना ही ये सारे लोगों के द्वारा मदर टंग को एक्सेप्ट करा गया है, ठीक है ना। जो हिंदी है वो हमारा नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, ना ही नेशनल लैंग्वेज है, ना ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ना ही सारे इंडियंस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है मदर टंग। क्योंकि आपने देखा कि अब अगर साउथर्न पार्ट में जाए तो वहाँ पे तमिल ज़्यादा लोग बोलते हैं, इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हिंदी वहाँ पे कुछ है ही नहीं, हिंदी वहाँ पे कोई बोलता ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द इंडियंस, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता मोस्ट ऑफ द इंडियंस, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेकिन ये दिया है ऑल ऑफ द इंडियंस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे इंडियंस जो है वो हिंदी लैंग्वेज को मदर टंग एक्सेप्ट नहीं करा है, ठीक है। और ना ही हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है और ना ही हमारा हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। जैसा को पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेजेस को वो दिया गया है दर्जा, ठीक है ना, टोटल 22 लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है सर। हाँ जी चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है, इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी। इन होल्डिंग टुगेदर, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर समझ रहे हैं आप। होल्डिंग, देखिए जो फेडरेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक होल्डिंग टुगेदर होता है और एक कमिंग टुगेदर होता है, ठीक है ना, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। अरे यार पेन थोड़ा सा अच्छे से काम कर ले भाई। ओहो, एक होता है फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर और एक होता है फेडरेशन कमिंग टुगेदर, ठीक है। जैसे आपको पता होगा जो यूएसए है वो है फेडरेशन किस टाइप का है, कमिंग टुगेदर, जहाँ पे कि सारे जो स्टेट्स होते हैं उनको इक्वल पावर दिया जाता है। लेकिन जो होल्डिंग टुगेदर होता है वहाँ पे जो सेंट्रल पावर होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट का पावर, ठीक है ना। तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोर पावरफुल देन द स्टेट, ऑप्शन नंबर बी है वीक, ऑप्शन नंबर सी है लेस पावरफुल देन द स्टेट, और ऑप्शन नंबर डी है अ डायरेक्टर। तो जैसे कि हमने देखा कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, मोर पावरफुल। और जैसे आपको पता होगा जो इंडिया है वो एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है ना। तो आपको ऑब्वियसली पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो ज़्यादा पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। और एग्जाम्पल ले यूएसए का तो वो हो जाएगा आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये एक सरकार का मतलब ये एक सिस्टम है जिनमें कि पावर डिवाइड होता है सेंट्रल अथॉरिटी में और वेरियस यूनिट्स ऑफ ए कंट्री में। तो इसको बोलते हैं सर डिसेंट्रलाइजेशन या फिर फेडरलिज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फेडरलिज्म, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है यूनिटरी, ऑप्शन नंबर सी है डिक्टेटरशिप, ऑप्शन नंबर डी है डेमोक्रेसी। तो जो पावर का डिवीज़न होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फेडरलिज्म, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो हमने देखा कि सर कमिंग टुगेदर में क्या था, कमिंग टुगेदर आपका यूएसए आता था, ठीक है। और होल्डिंग टुगेदर में क्या आता था, होल्डिंग टुगेदर में इंडिया, ठीक है। तो होल्डिंग टुगेदर में इंडिया आ जाएगा, स्पेन आ जाएगा, बेल्जियम आ जाएगा, लेकिन जो यूएसए है वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, यूएसए इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर बिकॉज यूएसए इज़ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अदर लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड हिंदी। तो हिंदी के अलावा कितने लैंग्वेज को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने रिकॉग्नाइज करा है शेड्यूल लैंग्वेज को, ठीक है। तो हिंदी के अलावा टोटल 21 लैंग्वेज है, अगर हिंदी को कंक्लूड कर दे तो टोटल 22 लैंग्वेज हो जाएंगे इंक्लूडेड हिंदी, ठीक है। हिंदी को इंक्लूड करने पे टोटल 22 लैंग्वेज हैं और हिंदी के अलावा टोटल 21 लैंग्वेज हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है 21, ठीक है ना। 21 लैंग्वेज है हिंदी के अलावा है जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। तो यूएसए में सिविल राइट्स मूवमेंट कौन स्टार्ट करा था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर बी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज बुश, ऑप्शन नंबर डी है जॉन एफ कैंडी। तो ये आपका चैप्टर नंबर शायद से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का है, ठीक है। एंड आपका इस बार ये चैप्टर डिलीटेड था तो शायद ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट फिर भी देखते हैं आइए, क्योंकि ये पीएमएसएसबी में आपका पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जॉन मिल्टन, बी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्होंने ही स्टार्ट करा था सिविल राइट मूवमेंट्स यूएसए में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसेंडेंट्स ऑफ अफ्रीकन हु वेयर सेंट टू यूएसए एज स्लेव्स आर नोन एज, ठीक है ना। तो डिसेंडेंट्स यानी कि पूर्वज, अफ्रीका के पूर्वज जिनको कि यूएसए भेज दिया गया था स्लेव्स के रूप में, तो उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं सर अफ्रीकन अमेरिकन्स, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन्स, ठीक।
तो वैसे अफ्रीकन्स, ठीक है, डिसेंडेंट्स ऑफ अफ्रीकन यानी कि पूर्वज ऑफ अफ्रीकन्स, तो वैसे वैसे पूर्वज ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वज जिनको कि यूएसए भेज दिया गया था स्लेव के रूप में, ठीक है। जैसे जैसे कि आपको पता होगा स्लेव क्या होता है, ठीक है, होपफुली आपने स्लेव पढ़ा होगा, स्लेवरी सिस्टम, ठीक। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीकन अमेरिकन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सोशल डिवीजन। इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है वो सोशल डिवीजन के हिसाब से करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, टू मेनी स्मॉल डिविजन्स आर बेटर देन अ सिंगल बिग डिवीजन, ठीक। ऑप्शन नंबर बी है, पॉलिटिक्स इज अ फोर्स ऑफ यूनिटी व्हेन एक्सप्रेशंस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल डिविजन्स अकर। ऑप्शन नंबर सी है, इट इज़ ओनली इन कंट्रीज लाइक इंडिया दैट वी हैव सोशल डिविजन्स। और ऑप्शन नंबर डी है, assertion of social diversities in a country need not be seen as a source of danger, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, इट इज़ ओनली इन कंट्रीज लाइक इंडिया दैट वी हैव सोशल डिविजन्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इंडिया है वहीं पे सोशल डिवीज़न है, ठीक है ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे कि आपको सोशल डिवीज़न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ये इनकरेक्ट है किसके रिगार्डिंग, सोशल डिवीज़न के रिगार्डिंग, ठीक है ना। इट इज़ ओनली इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया दैट वी हैव सोशल डिवीज़न। तो इंडिया के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ जहाँ की आपको सोशल डिवीज़न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी डज ग्रेट ब्रिटेन मेनली बिलोंग टू, ठीक है। पूछ रहा है कि कौन सा जो क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट है ना, क्रिश्चियनिटी का एक बोल सकते हैं पार्ट, कौन सा पार्ट है क्रिश्चियनिटी में भी आपको बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसका कौन सा पार्ट जो है वो ग्रेट ब्रिटेन मेनली बिलोंग टू, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। प्रोटेस्टेंट्स जो सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, वो ग्रेट ब्रिटेन को बिलोंग करता है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में जो क्रिश्चियनिटी है वो प्रोटेस्टेंट टाइप का क्रिश्चियनिटी है, ठीक है ना। विच सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो प्रोटेस्टेंट टाइप की जो क्रिश्चियनिटी है वो पाई जाती है ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द सोशल डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन, मोस्ट ऑफ द सोशल डिफरेंसेस किसके बेस्ड पे होते हैं। ऑप्शन नंबर है बर्थ, ऑप्शन नंबर बी है चॉइस, ऑप्शन नंबर सी है कास्ट, ऑप्शन नंबर डी है रिलीजन। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मोस्ट ऑफ सोशल डिफरेंसेस होते हैं वो बर्थ के हिसाब से करे जाते हैं, क्योंकि आपका जहाँ बर्थ होगा वहीं से आपका रिलीजन डिसाइड होगा, आपका कास्ट डिसाइड होगा, ठीक है ना। और भी सारे जो आपके सोशल डिफरेंसेस है उनको डिसाइड करा जाएगा किसके हिसाब से, बर्थ के हिसाब से, आप पैदा कहाँ हुए हैं, ठीक है ना, आप किस कास्ट में पैदा हुए हैं, किस रीजन में पैदा हुए हैं, तो वही सारे आपका सोशल डिफरेंसेस का बेस हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई विच नेम वेयर अमेरिकन स्लेव्स नोन बिटवीन 17th एंड 19th सेंचुरी, ठीक है ना। तो किस नाम से अमेरिकन स्लेव्स को जाना जाता है 17वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। तो वो है सर हमारा एग्रो अमेरिकन, ठीक है ना, एग्रो अमेरिकन, ऑप्शन नंबर डी। तो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक हमने देखा कि जो अमेरिकन स्लेव्स थे उनको बोलते थे एग्रो अमेरिकन, ठीक है ना, एग्रो अमेरिकन, ठीक। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ से हमारा आंसर खत्म हो, सॉरी, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक और पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।